कि क्या कमी है कि ये लंबे समय तक कैसे चल सकता है ना। और इस टाइप के कन्वर्जेशंस में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो तीन चीज़ें बिल्ड करने के लिए हमने अभी तक बात किया। हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ, मिशन विजन वैल्यूज़, हमारा सपना क्लियर होना चाहिए, खुद का विजन क्या करना है, मेरे लोगों को क्या चाहिए, और थर्डली टीम्स हमको बिल्ड करनी है, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो हमको बिल्ड करनी है, लीडर्स। सो मेरा बिजनेस मेरी एब्सेंस में चलना चाहिए और ग्रो भी होना चाहिए। सो मेरे पास एक पूरी लीडरशिप की पाइपलाइन होनी चाहिए। कैसी पाइपलाइन? इन द सेंस पाइप, उस पाइप में से कंटिन्यूअसली, जैसे पानी के पाइप में से क्या पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है, राइट। सो बिजनेस के अंदर हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए कि एक के बाद वो बिजनेस का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। सो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ लीडर्स हमारे पास होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा बिजनेस छोटा होता है, सो हमारे पास ये लीडरशिप के लोग कम होते हैं और हम ही सब कुछ करते हैं, राइट। ओके, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास ही होती है, एवरीथिंग, अथॉरिटी भी अपने पास ही होती है। सो एक हद तक ठीक है। जब एक लेवल ऐसा बढ़ जाता है कि हमारे खुद की डिसीजन मेकिंग का टाइम कम पड़ता है, मतलब सारी चीज़ें अगर हमारे डिसीजन के बेसिस पे निर्भर होंगी तो शायद लेट होंगी। ऐसी जब सिचुएशन आती है तभी हमारे पास एक ऐसी सेकंड लेवल की टीम होनी चाहिए कि जो कुछ छोटे छोटे डिसीजन खुद ले सके, आगे बढ़ सके, राइट। सो ये एक पाइपलाइन हमको कंटिन्यूसली डेवलप करते रहना चाहिए विद इन आवर टीम। वो कैसे करेंगे? हमारे पास जो लोग हैं उसमें से सारे लोग तो लीडर नहीं बन सकेंगे। सो कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, है ना। आपको दिखेंगे ऐसे लोग, तो उनको आइडेंटिफाई करिए आप कि इसमें से कौन है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो उनकी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ एक काम दो, वो काम जो बिना फॉलोअप किए जो कर लेता है, यू नो, और एंथुसियाज्म के साथ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करता है, उस पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। एक एक करके आप देखते जाएंगे कि वो जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे वो सब कुछ करता रहेगा। और किसी और को दोगे जो लीडरशिप मटेरियल नहीं है, दोगे तो वो काम नहीं होगा। उसमें से क्या आएगा? बहाने आएंगे, क्यों नहीं हुआ, इसने नहीं किया, उसने नहीं बोला, इसने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा समझ लो। वो आदमी वो कभी भी एक्चुअली वो टीम में भी नहीं होना चाहिए। आई विल बी सो क्लियर अबाउट दिस कि ऐसे लोग आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे। जो एक्सक्यूजाइटीज होता है ना, जिसका बहानेबाजी, ऐसे लोग हमको नहीं हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि लीडरशिप एक ट्रेट होता है, इसी किसी के अंदर लीडरशिप है या तो नहीं है। सो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कैसे लोग, इसमें से कितने लोग मेरे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उनको मैं ग्रूम करूं, डेवलप करूं, ताकि कल उठ के मुझे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना होगा, कुछ काम करना होगा, कुछ नई ब्रांच खोलनी होगी, कुछ नया डिवीजन चालू करना होगा, वहाँ पे ये लोग काम आ सकते हैं, राइट। तो ये डेवलप करना, एक लीडरशिप की पाइपलाइन डेवलप करना हमारा एक पर्पस होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास मैनेज करने वाला मैन पावर पूरा नहीं होता, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बैंडविड्थ। हमको इंटरनेट की बैंडविड्थ मालूम है कि इसमें से इतना ही आउटपुट जा सकता है, राइट, इतना ही इसमें से डेटा जा सकता है। सो उस तरह से मैनेज करने की भी हमारी एक लिमिटेशन होती है। हम कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं? जनरली एक पर्सन लगभग 8 से 10 लोगों को मैनेज कर सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकता, राइट। सो अगर हमारी कंपनी में 50 लोग हैं और हम अकेले ही मैनेज कर रहे हैं उसको, तो उसका स्ट्रेस आने वाला है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सब एक ही टाइप के वर्कर्स लेवल रखे हैं, बीच में कोई सुपरवाइजर या मैनेजर टाइप का लेवल क्रिएट ही नहीं किया है। अगर ऐसा ही रहेगा तो वो 50 लोगों का रोज का काम चेक करने का, उनको गाइड करने का, उनको मोटिवेट रखने का,
वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरे ऊपर ही रहेगा, तो मैं कभी भी इस रनिंग में से बाहर नहीं आ पाऊंगा। सो मुझे बीच में कोई मैनेज करने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे ये 10-10 के 2 लोग की बात आई ना, कि सारे 10-10 वाले लोग हैं मेरे पास, लेकिन ये ऐसे 10 लोगों को मैनेज कर सके ऐसा एक बीच वाला अगर कोई पर्सन मेरे को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा 10 लोगों का काम ये आदमी खुद देख लेगा ना, है ना। तो इस टाइप के मैनेजर्स या तो सुपरवाइजर्स हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जिससे मैंने बोला कुछ जिम्मेदारी दो उनको और किसी को सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अथॉरिटी उसी को दो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता होगा। सो बहुत सारे किस्सों में फैमिली मैनेज बिजनेस में जो बिजनेसेस फैमिली द्वारा मैनेज होते हैं उसके अंदर ये बहुत बड़ा स्ट्रगल आता है। अभी तक मैं ही बॉस हूँ, तो सारी अथॉरिटी मेरे पास है, सारे लोग मुझे ही रिपोर्ट करने चाहिए। अभी मैं एक मैनेजर अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा तो कुछ लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, इसका मतलब मेरी अथॉरिटी उधर चली जाएगी ना आती। तो ये अथॉरिटी मैं पास नहीं कर सकता, बहुत सारे किस्सों में मैं दे नहीं सकता ऐसा। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ये फेस करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये स्ट्रगल किधर है। अगर हम पावर दे पाएंगे तो ही हम लोगों को डेवलप कर पाएंगे। कभी कभी मैंने देखा है कि फादर और सन का कॉम्बो भी होता है, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को ऑब्जर्व करता हूँ। बच्चे को लाते तो हैं बिजनेस के अंदर, सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अथॉरिटी कुछ भी नहीं देते। अथॉरिटी सारी डिसीजन अभी भी फादर ही लेते हैं, है ना। तो वो क्योंकि वो गलती कर देगा, राइट। अभी जब गलती नहीं करेगा, जब तक गलती नहीं करेगा सीखेगा कैसे। तो ये सारा एक कैट एंड माउस सिचुएशन है। सो हमको अगर उनको ग्रूम करना है तो उनको थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी, ताकि वो लोग भी किसी एक एरिया को मैनेज कर पाए। सो ये मैनेजमेंट बैंडविड्थ हमारे पास बढ़नी बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। सो लिखिए इस सवाल का जवाब कि हमारे पास लीडरशिप की पाइपलाइन तैयार है कंट्रोल लेने के लिए, कि कल नया कुछ करूंगा तो हो जाएगा ऐसा। बहुत सारी कंपनियां आप देखते हैं ना, मतलब देखो अमेज़ॉन अभी जो चल रहा है, सपोज हमारे सामने एग्जांपल है कि वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप उनकी मैनेजमेंट फिलोसॉफी थोड़ा स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि किसी भी अमेज़ॉन के कितने सारे डिविजन्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, कितने सारे अलग अलग वर्टिकल डिविजन्स हैं। अमेज़ॉन का बुक सेलिंग से शुरू हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारी अलग कैटेगरी उन्होंने डाली ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डाला, ये डाला, गारमेंट्स डाला, बहुत सारे कितनी सारी कैटेगरीज है। उस हर एक कैटेगरी का हर कंट्री के अंदर एक आदमी को टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि गारमेंट फैशन मतलब ये आदमी, उसको सब कुछ करने का, बुक्स मतलब ये आदमी, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये पर्सन, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हर एक बिजनेस का ऐसा रिस्पॉन्स। अभी अमेज़ॉन म्यूजिक का दिया है तो किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया ऐसा। सो इस तरह से वो लोग टोटल कंट्रोल दे देते हैं और उस आदमी को पहले ग्रूम करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं। एक छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा कहीं से, बराबर, एक डिवीजन छोटा सा दिया होगा, वो अगर बराबर हैंडल कर रहा है तो फिर उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ऐसा। और टोटली उस चीज़ का अथॉरिटी भी उसका और इस जिम्मेदारी भी उसका, सब कुछ। सो हमारे पास ऐसी पाइपलाइन रेडी है। 10 में से कितने मार्क देंगे और क्या चेंज करने की जरूरत है? कुछ कंफ्यूजन है लीडरशिप पाइपलाइन के बारे में? बोलो। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार है, लेकिन अथॉरिटी देने को तैयार नहीं। वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा ना। वो लिमिट में दो ना, छोटा छोटा टेस्ट करके दो कि अथॉरिटी, क्योंकि सारे लोग अथॉरिटी के काबिल भी नहीं होंगे। कभी कभी कोई मिसयूज करेगा, कोई गलत काम करेगा, अलग टाइप की चीटिंग करेगा, ये भी हो सकता है, मिसबिहेव करेगा, अलग टाइप का फायदा उठाएगा। कुछ लोगों को बॉस बना दिया तो मतलब ऐसा शेड हो जाएगा सीधा वो, तो वो दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, तो उनको नहीं देने का है। वो चेक करने की मैं बात कर रहा हूँ। छोटा एक किसी को देखो, आदमी को कभी भी चेक करना है ना, उसका कैरेक्टर देखने का है ना, उसको थोड़ा पावर दो,
वो पावर कैसे यूज करता है जरा देखो। बस वो छोटा एक बार दिया ना, एक दिन के लिए एक प्रोजेक्ट दो ना उसको, एक दिन एक जिम्मेदारी एक दिन के लिए दो, आज तेरे को ये करने का है और ये 4 लोग करें, वो तेरे को देखने का है। वो दिन क्या करता है देखो, वो पावर को कैसे यूज करता है, बंदूक की तरह यूज करता है लोगों को मारने के लिए यूज कर रहा है कि कुछ नया, तो आपको पता चल जाएगा। Sir, is there any parameters which will guide us in selecting the person's ability to lead or take the responsibility? सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। सो जिस तरह से बच्चों को मालूम है 9th स्टैंडर्ड में एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, ऐसे टेस्ट आते हैं। ऐसे फॉर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो देर आर सम साइकोमेट्रिक टेस्ट्स कि उसके कॉम्पिटेंसी आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे कॉम्पिटेंसी की टेस्ट आती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं। ऐसी एजेंसीज हैं स्पेशलाइज्ड, ओके, कि वो लोग आपको बिठाएंगे, पर्सन को बिठाएंगे, उसको कुछ सवाल पूछेंगे, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके ऊपर नक्की करेंगे कि आदमी ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। मिलेगा, इवेल्युएशन इज पॉसिबल। हाँ हाँ, वो हैंड राइटिंग एनालिसिस भी करते हैं, बहुत सारे और बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेस्ट्स हैं, उससे पता चलता है। मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर से आपको पता चलेगा, एक्सपर्ट को पता चलेगा, मतलब ऐसा तो कर सकते हैं। बोलो इसके बारे में, पाइपलाइन के बारे में कुछ करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई हुई है? यस, वो करने की जरूरत है। वेरी गुड, प्लीज डू इट। यहाँ पे जो लिख के जाओगे एटलीस्ट उसमें से कुछ चीजें आप जो भी आपको योग्य लगे प्लीज इंप्लीमेंट देम, देन ओनली देयर इज अ पॉइंट इन पार्टिसिपेटिंग इन एनी वर्कशॉप ना, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड रिलेशनशिप। हमको क्या बिल्ड करना है? नेटवर्क बिल्ड करना है, ओके, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि वी आर आवर नेटवर्क और आवर नेटवर्थ इज डिपेंडेंट ऑन आवर नेटवर्क, है ना, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस, अलग अलग टाइप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मीनिंग कुछ हमारे कस्टमर्स के साथ, वेंडर सप्लायर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, एसोसिएशंस के साथ, ग्रुप्स के साथ, सबके साथ मैं एक है ना मेरा डेली मैसेजेस का ग्रुप है। आप में से काफ़ी लोगों के पास, मेरे जो रेगुलर जो हैं सब्सक्राइबर उनको तो आता ही होगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए बताता हूँ कि 2 मैसेजेस जाते हैं, एक गुजराती में एक इंग्लिश में, बिजनेस मैसेज। आप में से कितने लोगों के पास आ रहा है गुजराती? ओके, और इंग्लिश बराबर? दोनों आता है किसी को? दोनों? हाँ गुड। नहीं आता तो मेरे को बोल देना सर ये नहीं चाहिए, मेरे को इंग्लिश नहीं चाहिए, गुजराती नहीं चाहिए, ऐसा मेरे को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को वैसे भी 256 का लिमिट एकदम कट टू कट होता है, तो तीसरा वापस चालू करना पड़ता है। अभी गुजराती के मेरे 256 के 3 चालू हैं लिस्ट और इंग्लिश के 2 चालू हैं, ऐसा। तो ये करीब करीब 1200 पीपल को जा रहा है सब कुछ, डेली मैसेजेस। उसमें मैंने एक मैसेज लिखा 2-3 दिन पहले कि पॉलिटिशियंस है ना, एक दूसरे के कभी भी दुश्मन नहीं होते, है ना, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, मतलब जब अच्छे बुरे समय में एक दूसरे को संभाल लेते हैं। आज मैं पावर में हूँ, तुम नहीं हो, तो मैं तुमको संभालूंगा, कल मेरी सीट जाएगी तो तुम आ जाओगे, तुम मुझे संभाल लेना, और ऐसा एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा एक दूसरे को संभाल लेते हैं ऐसे। सो बिजनेस में भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बिजनेस के रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, राइट। देयर इज नो नेवर कि इसके साथ मैं कभी भी काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो कम से कम पॉलिटिशियंस के पास से कुछ भी तो समझना चाहिए ना, अपने कुछ तो सीख सकते हैं उनके पास से, राइट, कि कभी दुश्मन नहीं बनाने के लोगों को। ठीक है सर, अभी हम नहीं काम कर सकते, देखते हैं बाद में, है ना, करके खत्म करो उस चीज को, बट डोंट नेवर से नेवर इन बिजनेस, राइट। सो ये डेवलप करना जरूरी है। दूसरा कि यू हैव टू डेवलप योर नेटवर्क, जितने हो सके इतने अलग अलग लोगों के साथ मिलो। सो जितने भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, see they are very good platforms. Only thing is don't overexpose or don't be too much of taker. कहीं पे भी जाते हैं हम कि मेरे को मिलना चाहिए सब कुछ, वो मिलेगा नहीं, हमेशा मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि हम ढूंढते रहते हैं किधर भी कोई मिलेगा तो उसे तो कैसा होता है। अभी मीनिंग समवेयर वी गो, like I go to different types of such groups wherever there is a possibility. कभी कभी जाते हैं उधर तो उधर कार्ड देते हैं, आते हैं, दूसरे दिन 4-5 लोग फ़ोन कर देते हैं, कैसे जस्ट डायल वाले फ़ोन करते हैं अपने को, मालूम है ना। जस्ट डायल में जैसे इंक्वायरी किया 5 मिनट के अंदर उल्टे सीधे फ़ोन आते हैं, सर आपको ये चाहिए, आपने इंक्वायरी किया क्या, ये वो सब कुछ, बराबर ऐसा। सो
just by going to a meeting, I am not ready to buy something ना. So that is what we have to understand. मुझे पता चला कि आप लोग ये देते हो, बराबर, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं ढूंढूंगा, बराबर. बट हार्ड सेलिंग अगर हम करते हैं तो हम लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो ये हमको याद रखना चाहिए. अगर हम नेटवर्किंग में कहीं पे जाते हैं तो डोंट हार्ड सेल योरसेल्फ, वरना लोग आपसे दूर भागेंगे. लोग दूर भागेंगे कि ये इसको काट दिया मतलब दूसरे दिन से फ़ोन करना चालू कर देगा कि भाई मिले थे कल, क्या हुआ, फिर चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को. बोलता है सर अभी मेरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कल हम मीटिंग में मिले थे, मैं इसे चलते चलते फ्लैट नहीं ले लेता ना, फ्लैट लेने में मेरे को 10-15 साल लगते हैं. बराबर है, यस यू गिव मी द कार्ड बट देन इट विल टेक टाइम. सो डोंट ओवर सेल योर सेल्फ, डोंट हार्ड सेल. जहाँ पे भी ऐसा नेटवर्किंग करोगे तभी दे दो. इतना चीज़ याद रखो, कस्टमर तभी आएगा जब उसको जरूरत होगा, तभी वो आपको ढूंढेगा, तभी आपको ढूंढेगा. सामने जाके उसको फोर्स करोगे कि सर हम मिले थे, अभी कुछ धंधा दो, बिजनेस दो, कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है. डोंट डू इट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर जब हम नेटवर्किंग करते हैं तभी. अगर उसने इंक्वायरी किया तभी करो ना. उसने इंक्वायरी किया ही नहीं, वो मिला बेचारा एक बार आपको प्यार से मिला और दूसरे दिन क्या हुआ सर कुछ धंधा दो. अरे क्यों धंधा दूं मैं, बहुत बैकफायर होता है. दूसरी बात समझो, मैंने कहा ना कि पर्सन इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि मैं बेच रहा हूं, पर्सन इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको जरूरत है, और उसको जब जरूरत पड़ेगी, जब भूख लगेगी तभी वो आएगा. बस उसको पता चल गया ना कि मैं अवेलेबल हूं, राइट. सो फॉलो अप करना चाहिए. अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया है, इंक्वायरी किया है तो करो फॉलो अप. उस वक्त फॉलो अप नहीं करोगे तो शायद बिजनेस चला जाएगा, राइट. लेकिन कभी कभी ओवर फॉलो अप विल ऑल्सो हर्ट. अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हमारे घर में एसी का मेंटेनेंस के लिए एक एजेंसी को काम दिया है, बराबर. 4 साल, 1 साल के अंदर 4 सर्विस करेंगे. अभी 2 सर्विस हुए हैं, आधा ही साल पूरा हुआ है. अभी से उनके फ़ोन आते हैं अलग अलग नंबर से, सर आप हमारे ये रिन्यूअल कभी कराएंगे. पहले खत्म होगा तभी रिन्यूअल कराएंगे ना समझे. सो दिस इज हार्ड सेलिंग. सो इस तरह से नहीं होगा. दूसरा कि बिजनेस का इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है. जो एडवाइस मैंने बोला था, ये जो भावनगर के जो थे ना मशीन बनाने वाले, मैंने क्या बोला कि देखो आप लोग एक ही बिजनेस के अंदर हो, सो इस सिटी को उसका हब बन सकता है अगर आप लोग एक दूसरे के साथ काम करोगे. एक दूसरे के सामने काम करोगे तो मुश्किल है, साथ काम करोगे तो गवर्नमेंट को भी दिखेगा कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, राइट. नए मार्केट को ढूंढो, नए कस्टमर्स को ढूंढो, बाहर निकलो थोड़ा, राइट. खाली एक दूसरे को कस्टमर को काटो मत कि वो 100 रुपये में दे रहा है, मैं तेरे को 90 रुपये में दे रहा हूँ, तीसरा कोई 80 रुपये में देगा, तो इस तरह से सब लोग मरेंगे ना धीरे धीरे. प्राइस कट करके कोई बिजनेस ग्रो नहीं होता है, इतना एक ये मेरा बॉटम लाइन है, बराबर. मैं बोलता हूँ हमेशा डिस्काउंट देके कंपनी ग्रो नहीं हो सकती. अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है कुछ तो गलत कर रहे हो, बराबर. डिस्काउंट देना पड़ता है तो, राइट. या तो रॉन्ग कस्टमर से बात कर रहे हो, या तो आपकी प्रोडक्ट उसके काम की नहीं है. सो डिस्काउंट दे के ऐसा अपने अंदर ख़त्म मत करो. जो एसोसिएशन है, जो ग्रुप है, उसको जो काम आने वाले हैं ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा, मतलब उसके सप्लायर वहाँ पे जमा हों. जिस तरह से देखते हो ना कि सानंद के अंदर इन्होंने डेवलप किया, सोच लो नैनो का प्लांट जो नया लेके गए ना, बराबर. टाटा मोटर्स का शिफ्ट किया, तो उसके पहले क्या चाहिए उनको, खाली खुद का प्लांट नहीं चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए. उनको नज़दीक में एक पोर्ट चाहिए, उनको पावर का अवेलेबिलिटी चाहिए, उनको मैन पावर चाहिए, उनको लैंड चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स चाहिए जो उनको सारी चीज़ें सप्लाई करके दे सके. ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए, और वो सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है दैट इज इकोसिस्टम. हम टाटा मोटर्स नहीं हैं, लेकिन हम छोटे बिजनेस हैं. लेकिन हमारे बिजनेस को अगर मैं केटरर हूँ, सो मुझे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट मिलते हैं. कभी किसी को रेगुलर इंडियन खाना चाहिए, किसी को मैक्सिकन, किसी को थाई, किसी को साउथ इंडियन, किसी को चाइनीज़, या अलग अलग टाइप के ऐसे काउंटर्स. तो मेरे पास ऐसे लोगों के कांटेक्ट होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये इस क्वालिटी का ये दे सकता है. अगर मैं इनके साथ काम करता हूँ, उनका काम ऑब्जर्व करके आता हूँ, तो इसका मतलब है, और मैंने उनके साथ धीरे धीरे ये सब कुछ डेवलप किया है, तो दैट इज़ मैंने क्या डेवलप किया है, मेरा इकोसिस्टम मैंने डेवलप किया है कि एक छोटा सा इंटरेक्शन से मैंने ये चीज़ मैं कर सकता हूँ. तो हमारी एबिलिटी ऐसे बढ़ती है ना कि अभी मैंने अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि ये मैक्सिकन खाना बना के दे सकते हैं, ये चाइनीज़ बना के दे सकते हैं, ये करके दे सकते हैं. तो नाउ माई स्कोप हैज़ increased.
सो हमको ये रिलेशनशिप ऐसे डेवलप करनी चाहिए, बिल्ड इकोसिस्टम्स। सो अपना नेटवर्क कैसा है, बिजनेस का नेटवर्क, इज इट स्ट्रॉन्ग? आउट ऑफ 10 कितना मार्क देंगे, या उसमें कुछ जरूरत है? मैं ऐसा बोलूंगा कि एटलीस्ट आप रेगुलरली कुछ ना कुछ नए लोगों को मिलते हो, ऐसा प्रोविजन जिंदगी में कहीं पे होना चाहिए, तो ही होगा। क्योंकि हम अपने ऑफिस में, शॉप में, फैक्ट्री में बैठ के तो ग्रो नहीं हो पाएंगे, लोगों को मिलेंगे तो ही समझ में आएगा। और जितना हम चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, चाहे कितना भी मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, दिखता है लोगों को, लेकिन जब तक उसको इंसान नहीं दिखता ना सामने उसके पीछे, तब तक उसको भरोसा नहीं बैठता। और जैसे ही इंसान दिख गया ना सामने कि ये पर्सन ये है और ये वर्केबल आदमी है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज़ों की जरूरत नहीं है, एक फ़ोन से फिर काम होना चालू हो जाएगा, राइट? सो यू हैव टू एक्टिवली ट्राई कि आपका नेटवर्क बढ़े, कैसे भी। बोलो अभी क्या करोगे? है कुछ एनीथिंग दैट यू नीड टू डू, जो चेंज करने की जरूरत है इन द एरिया ऑफ नेटवर्किंग? Become member of association of related business. यस, Join networking institutes. यस, Some platforms are there. यस। जो भी प्लेटफॉर्म अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा अप्रोप्रिएट है, तो ज्वाइन करो, जाओ, मिलो, लोगों को मिलोगे तो बहुत सारा पता भी चलेगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा। एग्जीबिशन में जाना है। यस, 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 यस। एग्जीबिशन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एग्जीबिशन, अपनी इंडस्ट्री का एग्जीबिशन कहीं पे भी होता है, राइट? कोई मुंबई में होता होगा, भारत में और कहीं पे होता होगा, इंटरनेशनली होता होगा, यू मस्ट गो। हाँ, जो भी अपने अगर रिलेवेंट है तो, अगर कि क्योंकि उसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्या चल रहा है, कंपटीटर क्या कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी, दूसरे कुछ आ रहा है क्या, यू नो, ऐसा टाइम पे पता चल जाता है। हाँ, हर से मिलो, सामने से बात करो। यस, यस। ओके, और नेटवर्क के बारे में क्या करना चाहते हो? Connecting old business associates or customers. पर्सनल टच विद योर कस्टमर्स। यस, यस, मिलो उनको। हाँ, प्लान बनाओ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, कम से कम साल में तो आप उसको पर्सनली मिलने चाहिए, पर्सनली, 1 to 1 ऐसा। फोन पे या तो ठीक है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट 80%, जिसको मैं बोलता हूँ ना 80% हमारे कस्टमर होते हैं ना, यू नो द 80-20 प्रिंसिपल होता है कि हमारा 80% बिजनेस हमको 20% लोग ही देते हैं, जनरली 20% कस्टमर ही देते हैं। तो ये जो 20% कस्टमर्स हैं, जो हमारे 80% बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों के साथ हमारा फेस कांटेक्ट हो, ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज। ये जेफ बेजोस ऐसा नहीं कर सकेगा, बिकॉज अभी उसके करोड़ों कस्टमर हैं, राइट? लेकिन एट ए इनिशियल स्टेज, हम नहीं तो हमारा कोई पर्सन, ओके, शुड बी बीटिंग देम, कि ताकि पता चले। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना लोग फोन पे भी नहीं बता पाएंगे, जो पर्सनली बता देंगे। पता नहीं, एक मीटिंग का कुछ अलग ही होता है, मतलब एक उसका आउटकम अलग आता है, राइट? सो दैट इज अबाउट नेटवर्किंग। नेक्स्ट चीज जो हमको बिल्ड करनी है, कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस का कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कार, एसओपी तो नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस नहीं। हम अपने कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे बात करेंगे, हमारे एम्प्लॉय के साथ कैसे करेंगे, सप्लायर के साथ कैसा व्यवहार होगा हमारा, जो भी एजेंसीज हैं जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, वहाँ हमारा बिहेवियर कैसा होगा हमारे बिजनेस का, वो हमारा कल्चर है, बराबर है? टाटा के कल्चर के बारे में आप लोग क्या बोलोगे? मतलब आप जाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी बिजनेस में जाओगे, चाहे वो टाटा मोटर्स होगा, टाटा स्काई होगा, या उसका स्टारबक्स होगा, या किधर भी जाओगे आप, फिर ओके। स्टारबक्स कोई विजिट किया है आप लोगों ने? स्टारबक्स, हाँ, क्या कल्चर है? यंग, एनर्जेटिक, एकदम मॉडर्न, ये कल्चर है। और कल्चर का एक राइट एग्जांपल, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जाएंगे, किस टाइप की सर्विस आपको मिलती है। किसी भी बिजनेस के साथ देखो किस तरह से बात करते हैं आपके साथ। हाँ, आप कस्टमर की तरह जाते हो या एज ए खाली इंक्वायरी करते हो, तो वो कितना टाइम पे काम करते हैं, कैसी क्वालिटी होती है, तो ये सारा चीज़ कल्चर के एलिमेंट्स हैं।
सो हमारे बिजनेस के अंदर कल्चर क्या है, कल्चर कैसा है? एक बिजनेस लाइक बोइंग, ओके, जिसकी प्रोडक्ट कितनी क्रिटिकल है सोचो, है ना? हमारी बिजनेस, हमारी प्रोडक्ट तो इतनी क्रिटिकल तो नहीं है ना जिसकी इतनी क्रिटिकल है, हैं? अगर छोटा सा चूक हुआ तो सैकड़ों लोग फट करके मरेंगे, लेकिन एक भी इस तरह से मतलब मिनिमम ऐसे फेल्योर के एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। उसके पीछे की ये जो फिलोसॉफी है, ये जो कल्चर है, कंटिन्यूअस पैशन एंड इनोवेशन, पैशन फॉर इनोवेशन। तो ये बड़े बिजनेसेस जो हुए हैं ऐसे ही नहीं हुए हैं, ऐसे ही नहीं हुए हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये लोग मतलब अपने को लूटने को आते हैं। ये सब पॉलिटिकल प्रचार है, बराबर, क्योंकि हाँ बराबर है, मतलब ये अपने को लूटने को आते हैं, ऐसा मैं बात करूंगा, मैं स्वदेशी की बात करूंगा तो मैं प्यारा लगने लगूंगा। लेकिन हकीकत ये है, आप खुद अपनी खुद की हिम्मत को पूछो कि श्रीलंका में या पाकिस्तान में एक ब्रांच खोलने का है, कर सकते हैं, ये लोग करते हैं। उसके लिए इंडिया भी ठीक है, पाकिस्तान भी ठीक है, सऊदी अरेबिया भी करेगा, अफ्रीका में भी करेगा, किधर भी जाके करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेवल के कुछ तैयारी के साथ चीज कर रहे हैं ना सब लोग, राइट? सो हम वो नहीं कर सकते, तो हम जो नहीं कर सकते उस चीज़ों को हम जज कैसे कर सकते हैं? ये लूटने को आते हैं, तो चलो हमको, मुझे कॉफ़ी बना के दो, नेस्ले जो बना के देता है मल्टीनेशनल है, ठीक है, बराबर। उधर आया, इंडिया में आया, जब वो लोग आए तभी हमारे पास नहीं थे ऑल्टरनेटिव्स, तभी तो थे ना, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स आए। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। हमको ये समझने का है कि बिजनेसेस ही इकोनॉमी को चलाते हैं, उसको रोकने के लिए हमारे पास पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सब कुछ पॉसिबल है। बाकी आप देखो, भारत में रुपए का कार्ड अभी आया, राइट, अभी आया। उसके पहले अगर हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट या करने का है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी वीज़ा या मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो के अलावा किसके पास थी? और उसके बगैर चलने वाला था हमारा काम, बराबर है। सिंपल सी चीज़ है, मतलब कुछ चीज़ें जो हमारे पास नहीं है वो तो बाहरी से तो आएंगी, वो तो विदेशी तो हुआ। तो अगर ग्रो होना है तो ये सब देशी विदेशी का कोई मतलब एक्चुअली नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, अच्छा लगना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम पॉपुलर, तो आई विल से कि देश का है ये, बराबर है, देश का है, लेकिन हमको, हम तब चुप हो जाते हैं ना कि जब जो चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तभी हम क्या करते हैं। सो अवर कल्चर शुड बी कि हम अपने बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं, ओके, उसको क्या हेल्प कर सकते हैं। जनरली हमारा जो मिसगाइडेड कल्चर क्या है, एक नौकरी का कल्चर हम लेके चलते हैं। किसी भी कस्टमर मिला ना, इसमें मेरे को मिलता क्या है, बराबर। जो भी कस्टमर है, एक हर एक ट्रांजैक्शन मेरा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये मेरा एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच होता है। हर ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तभी हम ये नहीं सोचते कि वो कस्टमर मेरा 10 साल से कस्टमर है, तो उसके साथ एक ट्रांजैक्शन शायद लॉस मेकिंग भी हो सकता है। एक ट्रांजैक्शन आउट ऑफ 100 ट्रांजैक्शंस, एक ट्रांजैक्शन लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉइज मिस्टेक, हो सकता है। लेकिन उस वक्त मैं ये सोचूंगा इसमें अपने को कुछ मिलता नहीं है, एक ट्रांजैक्शन में नहीं मिला, 99 ट्रांजैक्शन में मिला है, राइट। सो एक कल्चर होना चाहिए कि ये नहीं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी।